स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की इस शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की PYQ सीरीज। तो हम अपने पहले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है और उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के कौन सा भाग ऐसा है जहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो वो है तराई का क्षेत्र। तराई के क्षेत्र में पाताल तोड़ के कुएं जो पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं कि आपको कुआं खोदना पड़ता है, उसके बाद में जो जल होता है वो स्वतः ही सतह पर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जल स्वतः सतह पर आ जाता है, जल स्वतः सतह पर आ जाता है। ओके, इनको खोदना पड़ता है, इसके बाद में जल आपका स्वतः सतह पर आ जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली, तो इसमें विशेष रूप से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो के शब्द को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली। आपका ये दिशा सूचक हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसमें ये वाला जो है आपका इधर जो जाती हुई पर्वत श्रेणियां हैं वो उत्तर दिशा की ओर को जा रही हैं पर्वत श्रेणियां। ठीक, तो हम आपको देखते हैं कि किस प्रकार से है। हाँ, ये जैसे भारत है, और जो आपकी इस प्रकार से पर्वत श्रेणियां हैं कि यहाँ पर काराकोरम है, कौन सी है, काराकोरम। ओके, इसके बाद में आपके लद्दाख है, फिर ये जास्कर है, फिर ये पीर पंजाल है। ये चार पर्वत श्रेणियां हैं, मतलब हाँ, चार पहाड़ी श्रेणियां हैं जो कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर को है। लेकिन ये पूछ रहा है कि उत्तर की ओर को, यानी कि अगर आप हम देखेंगे तो यहां से देखेंगे, कहां से देखेंगे, यहां से। इसको देखेंगे नंबर 1 के तौर पे, इसको देखेंगे नंबर 2 के तौर पे, और इसको देखेंगे नंबर 3 के तौर पे, इसको देखेंगे नंबर 4 के तौर पे। तो नंबर 1 पे कौन सी आ रही है आपकी, पीर पंजाल, पीर पंजाल। और नंबर 2 पे आपकी कौन सी आ रही है, जास्कर। और नंबर 3 पे आपकी कौन सी आ रही है, लद्दाख। और नंबर 4 पे आपकी काराकोरम आ रही है। तो हम जो देखेंगे कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर के क्रम में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, यानी कि बी। बी जो है ये आपको उत्तर के क्रम में दिखाती हुई श्रेणियां हो जाएंगी। अगर यहां पर इस के की जगह पर से लिखा होता, क्या लिखा होता, से, तो अगर उत्तर की दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी बताइए, तो उत्तर की दिशा की ओर से क्रम जब हम बताते तो इसका क्रम उल्टा हो जाता। उल्टा क्या मतलब, हम उत्तर की दिशा से इस प्रकार का क्रम बताते। तो नंबर 1 पे हम बताते काराकोरम, नंबर 2 पे बताते आपके लद्दाख, फिर नंबर 3 पे जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो इसका जो आंसर हो जाता वो सी हो जाता, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। लेकिन ये के पूछ रहा है, इसलिए हम जो तो बताएंगे आपका उत्तर की ओर को, दक्षिण से उत्तर की ओर को। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। कोड नंबर 1 दिया है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। और कोड नंबर 2 दिया है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। कोड नंबर 3 दिया है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो हम देखते हैं कि जब अगर यदि हिमालय ना होता तो
रूस की तरफ से जो साइबेरिया की हवाएं आती हैं उनको हिमालय रोक लेता है, और यदि हिमालय ही नहीं होता तो जो रूस की तरफ से साइबेरिया की हवाएं आ रही हैं वो सीधी सीधी भारत में चली आती इस प्रकार से। जैसे ये भारत का क्षेत्र है और यहां से जो हवाएं आ रही थी हैं रूस की तरफ से, साइबेरियन हवाएं, ये हिमालय इनको रोक लेता है। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं ये इनको रोक लेती हैं, और यदि ये पर्वत श्रेणियां ना होती तो ये हवाएं सीधा इस प्रकार से अंदर चली जाती, इसको होती ही नहीं तो ये पूरा का पूरा यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश तक, यानी कि लगभग आधे भारत तक तो ये कवर ही कर लेती, जहां पर काफी अच्छी शीतलहर हो जाती। इससे होता क्या कि एक तो आपका ये कोड नंबर 1 सही है कि हाँ साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता, कोड नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। दूसरा होता सिंधु गंगा मैदान इतने सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। वंचित इसलिए होता क्योंकि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं ये बहुत ज्यादा मतलब अपर्दन करती हुई आती हैं, और जो उत्तर का विशाल मैदान है ये इन्हीं नदियों द्वारा निर्मित है, बहुत ही उपजाऊ मैदान है। और यदि ये हिमालय ही ना होता तो ये नदियां भी ना होती, और जब नदियां ना होती तो ये जो मैदान आपका विकसित है, बहुत ही जो उपजाऊ मैदान है, ये भी मैदान भी ना होता। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोड नंबर 2 भी सही है कि सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा क्या कह रहा है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। मानसून जब भी आता है तो मानसून इधर से आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून इसको बोलते हैं, ये भारत में आता है और ये आके यहाँ की जो पश्चिमी तट है पश्चिमी तट को भी टकराता है इस प्रकार से। इसके बाद में ये सतपुड़ा की श्रेणियों को टकराता है, विंध्य की श्रेणियों को टकराता है, और जो कुछ मानसून यहाँ से निकल जाता है वो जाके आपके हिमालय की पर्वत श्रेणियों से टकराता है। तो यदि हिमालय की पर्वत श्रेणियां ना होती तो पहली बात तो ये शीतलहर हो जाती बहुत ही ज्यादा, मानसून जो होता वो सीधा सीधा निकल जाता, आपका टकरा नहीं पाता। तो जो मानसून का प्रतिरूप है वो वर्तमान के प्रतिरूप से भिन्न होता। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये तीन की तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसमें कोड नंबर डी जो दिया है कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपके तीनों सही हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। कोड नंबर 1 है गहरे खड्डे देखेंगे। हिमालय में आपने देखा है कि इस प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं, यानी कि ये आपका ऊपरी हिस्सा हो गया जिसे हम अपनति कहते हैं, और ये आपका निम्न हिस्सा हो गया जिसे हम गहरा खड्ड, घाटी या गर्त भी कहते हैं। तो गहरे खड्ड हैं, बिल्कुल है। यू आकार वाले नदी मार्ग, जब नदियां निकलती हैं तो नदियां कुछ इस प्रकार से चलती हैं जो कि आपका यू आकार निर्मित करती हैं, इस प्रकार से यू आकार निर्मित करती हैं, तो इसे हम यू आकार नदी घाटी कहेंगे। तो ये वाला भी आपका पुट एकदम सही है। समानांतर पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां आप जानते हैं कि हिमालय में एक ये ट्रांस हिमालय है, फिर ये बृहत हिमालय है, और उसके बाद में ये लघु हिमालय है, इसके बाद में ये शिवालिक हिमालय है। तो ये समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं जो इस प्रकार से हिमालय का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये कोड नंबर आपका 3 भी सही है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, हिमालय आप जानते हैं कि काफी ऊंचा और काफी मतलब काफी ज्यादा ऊंचा है। ऊंचा होने के साथ साथ ये जो तो भूसन्नति है, भूसन्नति किसकी है? टेथिस सागर की। टेथिस सागर की जो भूसन्नति है ये कोई मतलब मैग्मा या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों से निर्मित नहीं है, भूसन्नति है। तो इसमें अवसादी जो चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने होने से क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं। इससे होता है ये है कि जब हल्के फुल्का भूकंप की स्थिति बनती है तो कहीं कहीं पर भूस्खलन हो जाता है। तो भूस्खलन के लिए इसके तीव्र ढाल भी उत्तरदायी है। ये वाला जो तीव्र ढाल है उत्तरदायी है, ये भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है। तो आपका कोड नंबर 4 भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कोड नंबर 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि हिमालय की आप यात्रा करेंगे तो आपकी ये चारों देखने को मिलेगा। यू आकार की घाटी, इसके साथ साथ एक वी आकार की घाटी भी आपको देखने को मिलेगी हिमालय में, वी आकार की घाटी, वी शेप, यू शेप के यू यू आकार वाले घुमाव वाले नदी मार्ग मिलेंगे और वी शेप की घाटी मिलेंगी आप। ठीक है, अगले सवाल पे चलते। अगला सवाल है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इओजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या कि सेनोजोइक में। जो सेनोजोइक युग है इसे पर्वत निर्माण का युग माना जाता है। सेनोजोइक महाकल्प, ये पर्वत निर्माण का महाकल्प है, पर्वत निर्माण महाकल्प।
और सेनोजोइक के ओलिगोसीन में, तो सेनोजोइक के ओलिगोसीन में आपके बृहत हिमालयों का निर्माण हुआ, ओलिगोसीन में, और सेनोजोइक के मायोसीन में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। एक मिनट में लिख दूं, लघु हिमालय, और ओलिगोसीन में बृहत हिमालय। इसके बाद प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। और ये सारे के सारे आपके सेनोजोइक में आते हैं। तो इस प्रकार से शिवालिक श्रेणियों का निर्माण सेनोजोइक में हुआ था, और सेनोजोइक को पर्वत निर्माण महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य मतलब है स्ट्रेट या जल संधि, स्ट्रेट या जल संधि। क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो आपकी ये उत्तर अमेरिका हो गया, और इसके बाद में ये आपका एशिया का भाग हो गया। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो उत्तर अमेरिका और एशिया के बीच के इस भाग से गुजरती है। ये भाग कौन सा है, ये भाग प्रशांत महासागरीय भाग है, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में जहां से ये गुजर रही है, ये वाला, ये जब दो स्थलों के बीच एक सकरा जलीय मार्ग होता है तो उसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं। और जब दो स्थलों के बीच में एक चौड़ा जलीय मार्ग होता है तो उसे हम चैनल के नाम से जानते हैं। यहां पर कोई चौड़ा नहीं, बल्कि यहां पर एक सकरा जलीय मार्ग है जिसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं, और इस जल संधि को बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, बेरिंग जल संधि। इस प्रकार से देखा जाए, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि है वो बेरिंग जल डमरू मध्य के सबसे निकट से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो हम सबसे पहले बांग्लादेश की सीमा को देख लेते हैं कि कहां से कहां तक की है। ये हमारा नेपाल का हिस्सा हो गया, ये सिक्किम, भूटान का हिस्सा, ठीक। फिर इसके बाद में ये आपका हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, एक सेकेंड, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये जो बीच का हिस्सा हो गया ये बांग्लादेश हो, बांग्लादेश। अब देखते हैं कि कौन कौन सी सीमाएं बांग्लादेश को टच करती है। यहां पर एक राज्य है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। और ये वाला जो राज्य है ये आपका है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। इसके बाद में, इसके बाद में यहां से जो एक राज्य आ रहा है आपका, और ये यहां तक टच कर रहा है, असम है। असम के बाद देखते हैं कौन सा राज्य टच कर रहा है हमारी भारतीय इसकी बांग्लादेश की सीमा को, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद कौन सा आ रहा है? त्रिपुरा के बाद में ये वाला राज्य आ रहा है यहां तक, मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य, भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सा है। पश्चिम बंगाल स्पर्श करता है, नागालैंड नहीं करता है, असम करता है, मेघालय करता है। यहां पर ये नहीं करता है, इसका मतलब ये कूट गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, नागालैंड नहीं करता है, असम करता है, सिक्किम नहीं करता है, पश्चिम बंगाल करता है, ये वाला कोड भी गलत हो जाएगा।
मेघालय करता है, असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है और त्रिपुरा करता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये चार की चारों करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो कोड नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही हो जाएगा। नीचे है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। यहाँ पर मणिपुर और नागालैंड दो के दोनों नहीं करते हैं। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, पांच राज्य जो है भारतीय, वो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु सतलज, काली तीस्ता, सतलज काली, तीस्ता या ब्रह्मपुत्र। कुमाऊं हिमालय की स्थिति देखते हैं किस प्रकार से है। भारत का ये शीर्ष है जहां से हिमालय निकलता है, जहां से नदियां भी निकलती हैं। ये नदी जो आ रही है यहां से निकल के, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी। इसके बाद में ये नदी एक आ रही है, ये है सतलज। कौन सी नदी है? 2 नंबर लिखते हैं इसको, 2 नंबर पे सतलज। सतलज के बाद में एक नदी हम देखते हैं कौन सी है। इस प्रकार से नदी आ रही है जो कि उत्तराखंड से होते हुए जा रही है। ठीक, 3 नंबर की नदी है ये। 3 नंबर की नदी है काली। काली नदी उत्तराखंड से होते हुए जा रही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड के बाद में हम देखते हैं कौन सी नदी है हमारी। यहां पर एक नदी है इस प्रकार से, जो कि तीस्ता नदी के नाम से जानते हैं इसको हम। 4 नंबर है तीस्ता, ये नेपाल से होकर जा रही है। और नेपाल के बाद में एक नदी आपकी देखेंगे हम लास्ट में, लगभग लगभग ये अरुणाचल प्रदेश, हाँ अरुणाचल प्रदेश में ही आती है। यहीं इसके आसपास से निकलती है, मानसरोवर के आसपास से अरुणाचल प्रदेश में जाती है। 5 नंबर की नदी है, इसे हम दिहांग नदी कहते हैं। और दिहांग नदी असम में होकर जाती है। तो ये जो हिमालय का बीच वाला हिस्सा है, ए आपका कौन सा हो जाएगा भाग? ए और बी, सी और डी, ये 4 प्रकार के 4 भाग हिमालय के हो गए, जो कि उत्तर से दक्षिण को, मतलब जैसे केक काटा जाता है उस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। इसमें ए जो भाग है, ए भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और जो बी भाग है, जो कि पंजाब और उत्तराखंड से होकर जाता है, इसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। बी वाला जो हिस्सा है इसे कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में आ गया? एक ये 2 नंबर की नदी और एक ये 3 नंबर की नदी। 2 नंबर की सतलज, 3 नंबर की है काली। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय आ गया। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले सवाल पे चलो। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य, लाल सागर और फारस खाड़ी के मध्य, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट कहाँ पे पाई जाती है? चित्र में बना रहा हूं, जैसे ये आपका हो गया उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बाद में यहां से होता हुआ ये मध्य अमेरिका का हिस्सा जाता है। और मध्य अमेरिका के बाद में ये आपका दक्षिण अमेरिका का हिस्सा जाता है। ठीक? ये वाला जो हिस्सा प्लेट है, यहां पर कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट। और कोकोस प्लेट के इधर अगर देखा जाए तो ये जो हिस्सा है ये प्रशांत महासागरीय प्लेट का हिस्सा है, एशिया के इधर को भाग को टच करता है।
इधर उत्तर अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका। इस प्रकार से ये कौन सी प्लेट होगी? प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक, पूछ रहा कि कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो एक तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया और दूसरा आपका हो गया ये मध्य अमेरिका के मध्य। ऑप्शन इसमें कौन सा दिया हुआ है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ये सबसे ए नंबर दिया गया है। मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य कोकोस प्लेट पाई जाती है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला और सिंगापुर। भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के जो सर्वाधिक निकट है, यानी कि कोई एक देश हो जो बिल्कुल यहाँ पे स्थित हो और कोई देश यहाँ पर स्थित हो, तो जो ये वाला देश होगा ये सर्वाधिक निकट माना जाएगा। ठीक, देखते हैं कोलंबो कहाँ पर स्थित है। कोलंबो की जो स्थिति है वो 6 डिग्री 55 मिनट उत्तर में स्थित है। कोलंबो के बाद में जो जकार्ता है, जकार्ता 6 डिग्री 12 मिनट दक्षिण में स्थित है। जो मनीला है, मनीला आपका 14 डिग्री 35 मिनट उत्तर में स्थित है। इसके बाद सिंगापुर 1 डिग्री 17 मिनट उत्तर में स्थित है। तो 0 डिग्री के जो सर्वाधिक निकट है वो 1 डिग्री 17 मिनट है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।